नमस्कार सभी ज्योतिष जिज्ञासा के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। हृदय से सभी का अभिनंदन करता हूं और जो भी व्यक्ति अपने मन में जिस भी प्रकार के कोई सवाल है वो पूछ सकता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस वो डाल सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि जो भी सवाल आप पूछें तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस इन सब का विशेष ध्यान रखना है, तभी हम सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो कई बार हम ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी, हेलो गोकुल, आप आए हमारे प्रोग्राम पर। तो ज्योतिष हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इस विधा का क्यों उद्गम हुआ है और क्यों ये अब तक कली काल से चली आ रही है। बहुत समय पहले तक, क्योंकि जीवन में प्रणाम गुरुजी, गोकुल, बहुत अच्छी बात। तो बहुत समय में जब तक संचार के साधन नहीं थे, बाल विवाह की प्रथाएं थी और व्यवसाय में असमानताएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी, तो पठन पाठन के कार्य या बुद्धिमत्ता के कार्य जो करने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी चीजें जो हमें जाननी होती है, जिसके प्रति अज्ञान है, या हमें कोई गाइडलाइन लेनी होती है जिससे हम अपने आने वाले समय को सुदृढ़ और सुनिश्चित कर सके कि किसी भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में बाधा आए या सकुशल वह कार्य पूर्ण हो और किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, उन सब के लिए हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के प्रति जिज्ञासाएं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्योतिष का परिहास भी करते हैं। ज्योतिष जीवन में उस समय विशेषकर कार्य करता है जब व्यक्ति, भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद किरण सैनी जी। ज्योतिष उस समय जीवन में कार्य करता है जब आने वाले व्यक्ति या आने वाले समय में एक जीवन अंधकार में रहे और हम अपने कार्य को करने के लिए अनभिक्ष होते हैं कि ये आने वाला कार्य हमारी दशा ठीक है कि दिशा ठीक है, हम ये कार्य सही कर रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर के कोई व्यक्ति गणित में बहुत महान हो या गणित में बहुत अच्छी स्थिति पैदा रखता हो और उसके माँ बाप ये क्लियर करने आए कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराऊं, डॉक्टरी कराऊं या आईएएस पीसीएस की तैयारी कराऊं या बैंकिंग की तैयारी कराऊं, तो कुंडली का जो सुचारू रूप होता है उसमें देखकर ग्रहों की प्रबल स्थिति होती है। सूर्य जो है वो राजकाज को इंडिकेट करता है, शनि वो सर्विस को इंडिकेट करता है, बुध बैंकिंग सेक्टर को इंडिकेट करता है, शुक्र आईटी सेक्टर को इंडिकेट करता है, मंगल सेना को इंडिकेट करता है। तो आशुतोष मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज प्रोग्राम में आए। संगीता नारायण जी, मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछा था, ठीक है, अभी आप डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप भेज दीजिए। तो ज्योतिष उस समय कार्य करता है। ज्योतिष सर्वाधिक पौराणिक विषय है, ज्योतिष सर्वाधिक पौराणिक विषय है और ज्योतिष अमान्य विषय भी बना दिया गया है कि जब ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है तब तो उसका मान सम्मान करते हैं और एक अलग परिस्थितियों में फिर उसका परिहास करने लगते हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप जब भी किसी ज्योतिष या ज्योतिषी से जब सलाह लेने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि
वह आपके जीवन में किस प्रकार या घटनाओं को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से देखता है, और दूसरा, आप उसका प्रयास ना करें, अन्यथा कई बार हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार लोग ज्योतिषी को लोग चेक करने भी जाते हैं कि घटना हो चुकी होती है, और फिर उसके उपरांत भी वह ज्योतिषी से पूछते हैं। अगर उसमें सवाल कुछ गलत या सही आता है तो फिर उसका प्रयास करते हैं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊं कि एक व्यक्ति मेरे पास अपने बेटे की कुंडली लेकर आया, तो उसने उस कुंडली को दिखाकर मुझसे एक सवाल किया कि क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी में जा सकता है, क्या वह सेना में जा सकता है या पुलिस में जा सकता है। तो जब कुंडली का अध्ययन किया तो प्रणाम गुरुदेव, पवन गौर जी को नमस्कार। तो जब मैंने उस कुंडली का अध्ययन किया तो मैंने उनको ये बात कही कि आपके बेटे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तो उन्होंने परिहास स्वरूप ये बात कही कि पंडित जी, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है और वह दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुआ है और वो ट्रेनिंग पर चला गया है। तो हमको भी एक बार ऐसी बात सुनकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है, लेकिन फिर भी हमने उनको एक बात कही कि अगर इस कुंडली में इस व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई पैसा इसके अकाउंट में या इसके बेनिफिट में आ जाए तो आप मुझे अवश्य फोन करना। हुआ कुछ इस प्रकार कि जब ट्रेनिंग चल रही थी तो उनके बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई, और वो ट्रेनिंग के 16-17 दिन के अंतर्गत ही डिसऑनर्ड होकर बाहर आ गया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि अगर कुंडली चेक कराने आप जा रहे हैं तो ज्योतिषी के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, ज्योतिषी के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। आप हंसी उल्लास में ज्योतिषी का उपहास ना करें। अगर आपको लगता है कि यह ज्योतिषी हमारे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकता तो ऐसे ज्योतिषी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप से यही प्रार्थना है, जब किसी ज्योतिषी के पास जाए तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि उसके प्रति आपके मन में भाव हो, श्रद्धा हो, आदर हो, और उसकी शिक्षा दीक्षा का भी आपको थोड़ा सा गौरतलब कर लेना चाहिए कि उसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इसी प्रकरण में मैं सुनील कुमार जी को धन्यवाद करता हूँ, सोनी अरोड़ा जी। तो ज्योतिषी के लिए ये बहुत बड़ा थोड़ा विषय रहता है कि कई बार एक ऐसी ही घटना है कि एक व्यक्ति कुंडली लेकर मेरे पास आया। कुंडली लेने के उपरांत तो उसने एक बात मुझसे पूछी कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ। विदेश पर गहन अध्ययन करने के बाद हमने उसको एक बात कही कि वो विदेश नहीं जा सकता, लेकिन उसका वीजा लग चुका था। तो उसने कहा कि मेरी फ्लाइट 24 तारीख को, ये विषय 24 जुलाई 2006 के आसपास का है। तो मैंने कहा कि भाई जब आप चले जाओ तो आप मुझे एक बार विदेश की धरती से फोन जरूर करना। तो उन्होंने फ्लाइट में बैठ के फोन किया मुझे कि पंडित जी मैं जा रहा हूँ, और 3 दिन बाद ही वो मुझे शहर में उन्हें दिखाई दिया। तो जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप तो विदेश जा रहे थे, ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने ये बात कही कि पंडित जी जब मैं जाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, फ्लाइट में बैठ गया, तभी अनाउंस हुआ कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई है, तो मुझे इमीडिएट वापस आना पड़ा। और उसके बाद घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी रही और वो विदेश नहीं जा पाया। कहने का भाव है कि उपहास के विषय में या कोई घटना जो घट चुकी है या किसी भी प्रकार का हम उपहास करने के लिए जाए, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो ना जाए। आप में कर्म में विश्वास है, कर्म सर्वप्रथम चीज है। ज्योतिष सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता है, कर्म आपको ही करने पड़ते हैं। अगर कर्म आप नहीं करोगे तो आपको ग्रह कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्रबल हो, तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
पवन गौर जी, डेट ऑफ बर्थ 23/11/2099। चलो एक कुंडली ले लेते हैं। तो इस कुंडली के माध्यम से, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मेन मोटो यही है कि हम 4 से 5 कुंडली लें और जिस पर हम विशेष रूप से अध्ययन कर पाए और आपको भी इसका बेनिफिट, बाहर बैठे या दूर बैठे, इसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। ये इसकी कुंडली रोकनी पड़ेगी, ऊपर भाग रही है, तो मैं इसको डाटा को क्लियर नहीं कर दूंगा। तो ये जन्म पत्री है 23 नवंबर 1999। 23 नवंबर 1999। सबसे पहले तो इस बालक की स्ट्रेंथ पावर बहुत ज्यादा होगी। ये बहुत ज्यादा कार्य कुशल वाला व्यक्ति रहेगा। थकान तो इसके जीवन में कोई मकसद है ही नहीं, जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा और एनर्जी है। तो गुरु जी मेरे बेटे की विदेश शिक्षा का कवि होंगे। देखो यहाँ भी शिक्षा का ही विषय आया है और जन्म स्थान इनका सहारनपुर है। ठीक है, तो इनकी कुंडली का जो विश्लेषण अगर हम करें तो इनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई है। हाँ, तो राहु की दशा स्टार्ट होने से व्यक्ति के जीवन में विदेश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो जाता है। लगाव पैदा होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति विदेश जाने की भी पूरी पूरी तैयारी करता है। तो पवन गौड़ जी ने अपने बेटे की जो जन्म पत्री भेजी है, ये 28 मई 2021 से लेकर 9 नवंबर 2022 के बीच में विदेश के लिए प्रस्थान अवश्य कर जाएगा। क्योंकि इनकी कुंडली में राहु, क्योंकि विदेश का कारक है, और जो प्रत्यंतर है वो शुक्र का प्रत्यंतर है, और शुक्र क्योंकि नीच का है। पहले क्या होता था, पहले समय में जब ग्रह नीच राशिगत गोचर वश करता था तो व्यक्ति प्रदेश गमन करता था। अपने शहर में, गांव में परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं रहती थी तो विदेश जाकर या प्रदेश जाकर, लेकिन आजकल विदेश में थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल है, विदेश में परिस्थितियां यहाँ से बेहतर है, तो बच्चे बाहर के प्रति आकर्षित होते हैं। और गौड़ साहब, अगर ये बच्चा विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करेगा तो ये वहाँ पर सफल भी होगा और जीवन में तरक्की भी काफी हद तक चूमेगा। और ये आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, और जो भी नई टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया है या उन कंपनियों की तरफ अगर ये अग्रसर होगा तो इसको जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। तो ये सवाल था, और बाकी अगर कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझसे पर्सनल जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अभी पंकज गुप्ता जी, गुरु जी प्रणाम, बहुत अच्छा, पंकज जी मेरे इस प्रोग्राम में है। ज्योति मलिक जी की कुंडली भी आई है। रविंदर कौर, रविंदर मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस ज्योतिष जिज्ञासा प्रोग्राम में आकर बहुत शोभा बढ़ाई है। तो एक अब जन्म पत्री लेते हैं ज्योति मलिक जी की। ये मुजफ्फरनगर से है और ये हमारे बहुत पुराने पारिवारिक क्लाइंट है, और अच्छी बात है कि इन्होंने इसका माध्यम लिया और मुझे खुशी है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी संभावना ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रहे। तो अगर इसका नाम है ज्योति मलिक और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1998। 17/5/1998 और टाइम है 12/7/1930 मुजफ्फरनगर। तो सभी के लिए ये आसान माध्यम है, क्योंकि ये इन्होंने जॉब के विषय में बात की है, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इनकी राहु में बुध की दशा चल रही है। राहु क्या करता है, व्यवसाय के क्षेत्र में बैठा है। तो राहु मलिक जी, अगर आप गौर करें तो क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत आती है और अपॉर्चुनिटी के साथ हर्डल भी आते हैं। राहु क्योंकि अपनी
प्रथम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो परिवार से दूर जाने की स्थिति अभी नहीं बन पा रही है। और दूसरी कंडीशन में क्योंकि सातवें घर को भी देख रहा है, तो मदर को भी कोई ऐसी तकलीफ है या मदर के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रही। और रही उनकी जॉब की, जॉब के लिए वो भी तैयारी करें। और अभी समय चला है तो 2000 तो सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 से लेके 23 नवंबर 2021 के बीच में कोई ना कोई जॉब का योग इनका बनता है, जिसकी वजह से ये अपने कार्य में कार्यरत होकर आर्थिक लाभ अवश्य उठाएंगे। और करियर वाइज इनका अच्छा समय चल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो थोड़ा समय है ये राहु में बुध 30 सितंबर 2021 तक ये थोड़ा सा ट्रबल पैदा किए करेगा। राहु क्या करता है, पहले आप राहु की नेचर को अगर समझेंगे, राहु रोज एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। फिर जब हमारा मन उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए उत्साहित होता है, अग्रसर होता है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा अवश्य आ जाती है। तो मेरी राय है कि वो राहु का पाठ करे और ओम भ्राम ह्रीम भ्रम से राहुवे नमः रात को सोने से पहले, और रविवार को भैरव मंदिर पर इमरती चढ़ाए। तो इससे क्या होगा कि राहु प्रसन्न होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी दूर बैठा ग्रह है और हम यहाँ पे कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल इतनी दूर कैसे हो सकता है। मेरा उन्हीं सभी जिज्ञासुओं से अनुरोध है कि सूरज यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, मतलब प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो वहां पर बैठा भी ठंडा हो जाए, मतलब वो अपनी उष्णता खो दे, अगर वो अपनी उष्णता खो दे, तो हम कितनी देर बाद अपना जीवन यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हवा बंद हो जाए तो क्या होगा, हमारी प्राणवायु समाप्त हो जाएगी। सूर्य ने अग्नि देना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारी जो शरीर के अंदर उष्णता है वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आप स्पेस खत्म हो जाए हमारे आपस में, तो हम जो 72% हमारे अंदर बॉडी में पानी है, एयर है, तो हम सुखड़कर एक हल्का सा कागज का टुकड़ा बन जाए। तो उपाय करते समय ये भावना होनी चाहिए कि ब्रह्मांड में जो भी ग्रह जहाँ है और जिसकी दृष्टि हम पर पड़ रही है, उन सभी को ध्यान में करते हुए हम उपाय और श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए, जिससे हम कार्य को रूप से करें, कार्य को सुचारू रूप से करें। फोन, मैंने कहा था कि प्रोग्राम के बीच में अगर फोन आएगा तो मैं फोन पिक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फोन का तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह इस मेल के माध्यम से ही चलाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ आई है मेरे पास एक और ये है। और कोई मलिक जी कोई सवाल आपको इसी में, तो बिटिया को बोलना कि रविवार को भैरव मंदिर पर इमरती चढ़ाए और रात्रि में सोने से पहले ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः इस मंत्र का पाठ करें। असल में पाठ करते समय हमारे जो मन की जिज्ञासा होती है, बीज मंत्र को इसलिए सही तरीके से करना चाहिए जिस प्रकार हम खेत में जोत कर उसमें उर्वरा शक्ति पैदा कर कर पानी की नमी चेक करके हम जब उसमें कोई बीज डालते हैं तो वो बीज बहुत अच्छे से उत्पन्न हो जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर हम सही तरह से बीज मंत्र का करें तो हमारे जीवन में सब प्रकार की जो सही स्थिति परिस्थितियां हैं वो आ जाएगी। अभी अगली कुंडली डालते हैं संगीता नारंग जी। बेटी की शादी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो बेटी की डेट ऑफ बर्थ हम ध्यान लेते हैं। मेरा सभी से अनुरोध ये रहेगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो बर्थ टाइम है वो अगली बार से मैं गूगल फॉर्म पे भर दूंगा, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रोग्राम का समय थोड़ा शॉर्ट है और जिज्ञासाएं ज्यादा रहती है लोगों की। ये रितिका की कुंडली है, संगीता नारंग जी, संगीता नारंग जी का सवाल है और इनकी बेटी रितिका जी। तो इन्होंने सवाल पूछा है 17 नवंबर 1991। एक तो संगीता नारंग जी, आपको मैं कहूँगा कि आप अपनी बेटी को थोड़ा सा ये कहे कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो उसको थोड़ा सा
क्रोध और उसकी सीमा पे कंट्रोल करना चाहिए। बाकी मैं भी डेट ऑफ बर्थ क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम कुंडली खोलना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ से भी इंट्यूशन होने लगती है, जिससे तो इनका विवाह का क्वेश्चन है। तो विवाह के लिए कुंडली में, क्योंकि लगन में शनि है और शनि अपने लगन का स्वामी है। देखो मैंने कुंडली खोलने से पहले यही बात की थी कि थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल करें। तो ये इनके लिए सबसे पहले है कि इनका वैवाहिक जीवन को अगर सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर कंट्रोल अभी से करें। और विवाह के लिए जो इन्होंने पूछा है, तो विवाह में अभी तो इनका जो विवाह का योग है वो 18 अगस्त 2021 से 4 अप्रैल 2022 के बीच में विवाह का पूर्ण योग है। बिना किसी उपाय के, बिना किसी परेशानी के ये विवाह हो जाएगा। इसमें बहुत से ज्योतिषियों ने ये भी अपनी राय दी होगी कि इसमें बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो थोड़ी सी पारिवारिक समस्या रह सकती है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस कुंडली की किसी भी प्रकार की समस्या ना समझते हुए कुंडली मिलान करने के उपरांत ही आप इसमें विवाह की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि विवाह के बाद इस बिटिया का भाग्योदय है, अच्छा वर इसको प्राप्त होगा और आने वाला समय भी इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसलिए कुंडली मिलान अवश्य कराए और कुंडली मिलान करने के उपरांत ही इसमें विवाह संपन्न कराए। तो नवंबर से लेकर मार्च के बीच में इसमें विवाह के संपन्न होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। विधि वर्मा जी नमस्कार। आशुतोष मंत्री, तो क्या है ये आपका सब 25 लोगों से तबीयत खराब रहती है, रिसेंटली कोरोना भी हो गया है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ये हेल्थ का सवाल है। ठीक है, मैं इसको हेल्थ के बारे में, क्योंकि एक मैरिज का सवाल आया, एक करियर का सवाल आया, तो ये हेल्थ का क्वेश्चन भी लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबसे पहली चीज है जीवन में। करियर 2 दिन आगे पीछे हो जाए, शादी 2 दिन आगे पीछे, लेकिन हर हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो हेल्थ अभी आया है 25/9। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर है और थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा इस पर चहलकदमी अपने कमेंट से दीजिए कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है। वो उनकी कुंडली थोड़ी बैक चली गई, अभी स्कोरल थोड़ा सा है। तो 25/9/1985, 25/9/1985 और 21 बजकर 4 और जन्म स्थान सीतापुर, यूपी। इन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से भेजी है, जिससे उसको फीड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। और इन्होंने हेल्थ से संबंधित सवाल पूछा है, तो हेल्थ से संबंधित अगर हम करें इनकी गुरु में राहु की दशा स्टार्ट हुई है। गुरु में राहु व्यक्ति को थोड़ा सा, एक तो वजन बढ़ाने पे, खाने पीने के कंट्रोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। हॉस्पिटलाइजेशन हुए होंगे, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये इनकी जो तबीयत खराब शुरू हुई होगी वो अगस्त 2020 से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन रही होगी। और क्योंकि इनको, मैं ये कहूँगा कि पेट की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहती है, तो पेट की प्रॉब्लम का कोई इलाज करे इनको खाने के उपरांत, या जठर अग्नि बहुत शांत है, तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि सूर्यास्त से पहले अगर ये भोजन करें तो वो इनकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। और जो इनको किसी प्रकार की
सुबह या मॉर्निंग में समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए किसी अच्छी त्रिफला या चूर्ण का इस्तेमाल करें। और जो अरंड की जड़ आती है उसकी जड़ को बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त के में अपने गले में अगर ये डाल ले तो उससे इनके स्वास्थ्य में काफी अच्छी सुधार बहुत तेजी से आएगा। और क्योंकि राहु इसमें बृहस्पति के साथ इंडिकेट है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव पैदा करेगा और राहु के कारण इसमें क्या होगा कि बीमारी सही तरह से डायग्नोज नहीं हो पाएगी। तो जब बीमारी सही डायग्नोज नहीं हो पाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी सही नहीं मिलेगा, तो बीमारी कुछ होगी और डायग्नोज कुछ और होगा, तो बड़ी ऐसे में समस्या रहती है। संजीव अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरा सवाल 2 पार्ट में टाइप हो गया है, एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा। भावना त्यागी जी नमस्ते पंडित जी। रविंद्र कुमार प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद। रविंद्र जी हमेशा सपोर्ट नेचर में रहते हैं और सभी का बहुत प्यार है, इस बात का मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है, बड़ा मतलब आनंदित होता हूँ कि बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में मुझे ये आप सभी की तरफ से प्यार मिला है और विश्वास खास तौर पे कि बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। भावना त्यागी जी नमस्ते पंडित जी। भावना टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी है। गवर्नमेंट जॉब का ना क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले सवाल को थोड़ा सा या तो पर्सनली डिस्कस करें या ऐसे व्हाट्सएप पे थोड़ा डाल दें, तो यह है। क्योंकि उसमें क्या है कि फॉरेन की भी बात आएगी और आपका क्या बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा की भी स्थिति है, तो इन सब का भी देखना है। तो पंकज गुप्ता जी, जी गुरु जी, पंकज जी का भी क्योंकि मंगल की दशा चल रही है तो मंगल की पूजा अवश्य करें, बजरंग बाण का पाठ ये रेगुलर करें तो बेहतर रहेगा और करते भी रहे। तो अर्पण शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रोग्राम में आकर हमारी शोभा बढ़ाई और ये हमारे टेक्निकल एडवाइजर भी है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है इस प्रोग्राम में तो विक्की पुंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्राची मलिक पंडित जी, अभी प्राची मलिक जी ये असल में एक घर से मतलब एक ही कुंडली आएगी, बाकी बहुत क्योंकि स्क्वायरल तेजी से भागता है, तो अभी आप या तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप अपनी कुंडली डाल देना और या फिर मेरे से पर्सनल टाइम लेके ऑनलाइन आप इसमें बात कर लेना। तो बहुत सारी कुंडलियां क्योंकि इसमें रहती है। अभी ये कुंडली क्योंकि किसी का व्हाट्सएप मेरे पास आया था तो मैंने सेव की थी, तो उसमें सवाल था कि क्या मैं अच्छी एजुकेशन ले पाऊंगा। तो उनकी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में था और मतलब बैठा है, सूर्य भी दशम में है, तो और शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जब पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा हो और बृहस्पति पंचम भाव में हो, सूर्य दशम में हो, शनि की दृष्टि हो और बुध अपनी मित्र राशि में या शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो और शत्रु राशि में ना हो, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे से लगे। बहुत अच्छे से मतलब ऐसा व्यक्ति आईएफएस, आईएएस, पीसीएस अगर वो जिसकी भी तैयारी पूरी मेहनत के साथ कर रहा है तो वो अपने मुकाम पर बहुत समय से जल्दी पहुंच जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये सब्बरवाल जी अपने बच्चे को यही सलाह दे कि वो अपनी पढ़ाई में लगे रहे, जिसके कारण वो अपने अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। इसके बाद एक मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा, फिर वही बात आती है कि ज्योतिषी से हर लोग जिज्ञासा रूप से पता तो करना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि सिर्फ अपना ज्योतिष से संबंधित सवाल नहीं, जो भी आपके अनुष्ठान से संबंधित है, पूजा पाठ से संबंधित है और धर्म कर्म से संबंधित है या शास्त्र से संबंधित है। गुरु जी मैंने अपनी कुंडली भेजी थी, कृपया बताएं। रविंद्र कुमार की कुंडली है ना, तो मैं उस रविंद्र की भी देखता हूँ भाई। तो और भी बहुत सारे सवाल ज्योतिष से संबंधित सारे सवाल एक ही में पूछते रहे तो फिर ये प्रोग्राम मात्र ज्योतिष का बन के रह जाएगा। तो ज्योतिष के प्रति जिसकी कोई जिज्ञासाएं है, अगर वो भी मुझे ये इसके माध्यम से बताए तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी अल्प ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके माध्यम से मैं मार्गदर्शन करूंगा। अभी रविंद्र कुमार जी की जन्म पत्री है, तो रविंद्र कुमार जी से सबसे पहले तो मैं सहृदय रूप से उनका स्वागत करता हूं कि वो प्रोग्राम में आकर उन्होंने शोभा बढ़ाई। और दूसरा
वह हमेशा प्रचार प्रसार में के क्षेत्र में है, उसमें उन्हें तरक्की मिले। इन्होंने व्यवसाय तो पूछा आपने कि गुरुजी राधे राधे प्रणाम, मिर्जापुर में देसी दवा खोलूँ तो ठीक चलेगा। तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि आपका ठीक चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि दवाई के लिए छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। छठा भाव तो बीमारी का, आठवां होता है गुप्त विद्याओं का, परेशानियों का, या वैद्य का, या ज्योतिषी का, और 12वां भाव तो हॉस्पिटलाइजेशन का या बीमारी का निराकरण का। तो अगर ये आपकी कुंडली में सब भाव है तो आप कर सकते हैं। अगर ये भाव नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा चल नहीं पाएगा। रविंदर जी की कुंडली ये आएगी, इसमें आएगी 10 बजे मॉर्निंग। अभी मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था। एक डॉक्टर थे एमबीबीएस, अगर मेरे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हो, शायद वो देख रहे हो, बहुत पुरानी घटना है। वो एमबीबीएस डॉक्टर, मेडिकल साइंस से वो करके आए, और लेकिन उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जब उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी तो वो कारणवश मेरे पास पहुंचे। तो जब हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया तो हमने उनको ये कहा कि आपकी कुंडली के अंदर मृत्यु से संबंधित कार्य है। अब मृत्यु से संबंधित कार्य, कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर ये तो है नहीं कि वो मुर्द घाट का सामान का काम करेगा या कुछ करेगा। तो उस दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने एलआईसी की या किसी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें उन्होंने शिरकत शुरू कर दी, अपना कार्य आरंभ कर दिया एजेंसी लेकर। और वो चमत्कारिक रूप से ऐसा हुआ कि वो उसी एजेंसी के चलते फिर उसी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन भी किया, और उसी कंपनी के बहुत अच्छे पद पे चले गए। और उसी कंपनी में, क्योंकि एजुकेशन तो अच्छी थी, एमबीबीएस थे, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या था कि वो कार्य उनके लिए सूट नहीं कर रहा था। तो कार्य उनके लिए मेडिकल का नहीं था, तो इंश्योरेंस संबंधित था। तो उसमें उन्होंने बहुत तरक्की, वो अभी भी बहुत अच्छी जगह अभी कार्यरत है, शायद 3 स्टेट को वो करते हैं। तो इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग है कि जिसकी वजह से हम वो कार्य कर पाए या नहीं कर पाए। तो अभी इनकी जो दशा चल रही है रविंदर जी की, वो चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। तो चंद्रमा में शुक्र में, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप रविंदर जी ये काम करें। आप अगर ये काम करेंगे तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, और एक अच्छा आप अपने परिवार के लिए अर्जन भी कर पाएंगे, क्योंकि छठा भाव भी है, आठवां भाव भी शिरकत कर रहा है, और 12वां भाव भी। मैंने आपकी कुंडली के आरंभ से पहले ही बताया था कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव अगर कुंडली में शिरकत करता है तो वो अवश्य ही उनसे संबंधित होता है। लगन में राहु है, कर्क राशि की कुंडली है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा छठे भाव में है। अगर आप किसी को, मतलब आपकी कुंडली में इतना प्रबल योग है कि आप अगर किसी को पानी में चीनी भी मिला के दे दो तो उसका इतना प्रभाव बनेगा कि वो व्यक्ति सामने वाला वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं यश। तो आपकी कुंडली में वैद्य का कार्य करना या देसी दवा का कार्य करना, ये पुश्तैनी है। पुश्तैनी मतलब, कुछ लोग पुश्तैनी को माँ बाप से समझ लेते हैं। पुश्तैनी का मतलब जो पिछले जन्मों से आपके संस्कार चले आ रहे हैं। तो मैं आपको इस कार्य की बधाई देता हूँ, और आप इस कार्य को करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो लेकिन क्योंकि आयुर्वेद और मेडिकल से संबंधित है तो आप इसका अध्ययन बड़ा गहन रूप से करें, और एक बार मिलकर आप इस पर ज्योतिष चर्चा करके और इसका थोड़ा सा लेंगे, और धन्वंतरी देवी की आप पूजा करें, और लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का जो यंत्र है वो दुकान में अवश्य स्थापित करें। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी लालच को इंडिकेट कर जाएगी कई बार लक्ष्मी कमाने के लिए, लेकिन अगर सरस्वती का साथ रहेगा तो ये भी बोल देते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी का बैर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरस्वती आपके पास है तो लक्ष्मी का सामंजस्य आपस में बना रहता है। तो जब आप दुकान की ओपनिंग करें तो सरस्वती यंत्र और लक्ष्मी यंत्र आप अपनी दुकान में नॉर्थ ईस्ट में अवश्य लगाएं, और धन्वंतरी जो है उनकी पूजा अवश्य करें। उसके बाद आपका कार्य सुचारू रूप से बहुत अच्छा चलेगा। तो यही मेरी आपसे राय है कि अब आप शुभकाम करो। अभी बबलू शर्मा जी, अनुज राणा जी राम राम, बबलू शर्मा जी राम राम, अनुज राणा जी राम राम, गुरु जी सुशील कुमार प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं, बहुत अच्छा, भारती माँ प्रणाम। तो सभी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। और धर्म से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, कई बार ज्योतिष जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं थे, जैसे इस बार क्या है
कि इस बार हमारा राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। इस बार जो इस संवत का जो राजा है वो मंगल है और इसी संवत का जो मंत्री है वो भी मंगल है। तो जब राजा और मंत्री एक ही प्लेनेट हो जाए तो थोड़ी सी समाज में हठधर्मी चलती है, युद्ध चलता है और अकाल मृत्यु होती है, महामारी आती है, भूकंप होते हैं, तख्ता पलट होती है, आग जनी की शिकायतें बहुत ज्यादा होती है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम पूरे वर्ष का जो मुंडन ज्योतिष है उससे पता चल जाता है कि इस बार कैसी कैसी स्थितियां रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये भारत में ये स्थिति नहीं है, लेकिन ज्योतिष मात्र भारत के लिए नहीं है। अगर सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा सारे प्लैनेट्स कर रहे हैं तो इसका प्रभाव जो पूरी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। जैसे इसराइल का युद्ध हुआ, जैसे ही मंगल संवत अप्रैल के बाद राजा बना और मंत्री बना तो इसराइल का युद्ध हुआ, भूकंप आया, म्यांमार में तख्ता पलट हुई और आगजनी की घटनाएं बहुत हुई, भूकंप आ रहे। तो ये सब चीजें इस वर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। वर्षा भी ज्यादा होगी क्योंकि गर्मी की भी बहुतता रहेगी, तो बरसात भी बहुत ज्यादा, तूफान आए तो ये सर्दी कम पड़ेगी। तो ये सब चीजें इसलिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता है। ज्योतिष के कई पार्ट हैं, आप उसे न्यूमरोलॉजी में भी आप कर सकते हैं, पामिस्ट्री में भी कर सकते हैं, वास्तु से भी कर सकते हैं और पराशर ऋषि के द्वारा जो पराशर ज्योतिष है, जातक परिजात, वो भी है आपका। उसके बाद जैमिनी ऋषि के द्वारा है, उसके बाद भृगु ऋषि के द्वारा है, नाड़ी ज्योतिष है। तो इन सब की विधाएं अपनी अलग अलग है, लेकिन इन सब के माध्यम से हम जिस भी कोई एक विधा पकड़कर उसमें पारंगत हो जाते हैं। अच्छा, हमें तो इसलिए ज्यादा पढ़नी पड़ी कि हमको सब पढ़ाना पड़ता है, तो सभी पढ़ाना पड़ता है, तो फिर सभी विधाओं का अध्ययन किया है। 27-28 साल हो गए इसी लाइन में। तो रविंद्र कुमार जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र भाई धन्यवाद उस दिन जिस दिन दुकान आप ओपन करके और एक बहुत अच्छी सी आपके परिवार का जो जान रहेगा उसके लिए अच्छा रहेगा। अंजू राणा जी रश्मि, ये है गुरुजी, इसकी पढ़ाई अभी सही शुरू नहीं हुई, प्लीज बताइए कि पढ़ाई करेगी या उसके लिए हमें क्या करना है। अनुज राणा, ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो ईशान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए। गुरु जी, मंत्र सिद्ध करने के लिए कितनी माला करनी चाहिए? मंत्र सिद्ध करने के लिए कितनी माला करनी चाहिए, ये अलग अलग मंत्र की अलग अलग परिस्थिति है। अभी आप सबसे पहले तो मंत्र का प्रभाव बनता कैसे है। अभी बहुत जब आप अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स का नियम है कि एनर्जी ना बनती है और ना समाप्त होती है, सिर्फ उसको डाइवर्जन किया जा सकता है। तो जब हम मंत्रों के माध्यम से जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के माध्यम से एनर्जी का वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से आपने जैसे मोबाइल में या वाईफाई की आप तरंगे देखते हो कि छोटी फिर उससे बड़ी फिर बड़ी, तो वाइब्रेट हो गया। किसी झील में आपने देखा कि तरंगे बहुत दूर तक चली जाती है। तो ऐसे ही जब मंत्रों का प्रभाव आप धीरे धीरे करते हो तो वो आपको जनरेट, और उनकी कुछ विशेष मात्राएं हैं। किसी के 27,000 मंत्र है, किसी के 1.25 लाख मंत्र है, किसी के 20,000 मंत्र है, किसी के 10,000 मंत्र है। उन सभी मंत्रों को जब हम करते हैं तो वो ब्रह्मांड में कोई भी चीज जब जाएगी तो वो उसी सर्कल से फिर वापस आनी शुरू हो जाती है। तो जब वो आपको लगने लगे कि अब मुझे उस मंत्र का प्रभाव अपने आप पर, अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर, खुशी पर लगने लगता है, तो तब वो मंत्र सिद्ध मान लिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग सिद्ध मंत्र को इसलिए भी बोलते हैं कि मैं किसी को झाड़ा फूक करके दे दूंगा, वो उससे कुछ नहीं होगा, झाड़ा फूक से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटी सी आपको एक घटना बताऊं कि एक बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट भी रहे और फिर उन्होंने अच्छा मंदिर बनाया, बहुत नाम भी पैदा किया। लेकिन कुछ समय बाद वो मेरे पास आए और जब उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई तो कहने लगे कि ये पंडित जी अब कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ कुंडली आप देख। लेकिन उन्होंने क्या किया कि झाड़ फूक, पूजा पाठ, हवन, तो हवन पूजा पाठ अपनी नहीं की और लोगों को ताबीज, धागे और ये जो अनुष्ठान वगैरह ये ज्यादा करने लगे। तो हमने उनको एक ही बात कही कि भाई लोगों को जो चाहिए था वो आपने दे दिया, लोगों और आपको जो चाहिए था वो आप इकट्ठा नहीं कर पाए, ये पिछले जन्म का आपका था, इस जन्म में आप उस मंत्रों को नहीं कर पाए, इसलिए उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो इस फील्ड में है, ज्योतिष में है या पूजा पाठ में है या तंत्र में है या अध्यात्म में है, उन सभी व्यक्तियों को अपना जो नियत है, संध्या क्रिया है, वो हमेशा करते रहना चाहिए।
तो इससे क्या होगा कि उसकी जो अपनी एनर्जी लेवल है वो हमेशा पुशअप बना रहेगा, जिससे वो दूसरे व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ राय या निर्णय दे सकता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आप और भी जो पूछना चाहते हो तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ ज्योतिष के प्रति आपके अंदर जिज्ञासाएं है। तो ज्योतिष के अलावा भी अगर आपका धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा है या अध्यात्म के प्रति कोई जिज्ञासा है या तीज त्योहार के प्रति को, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आप लिखिए। रविंद्र कुमार जी ने फिर पुनः लिखा था गुरुजी मंत्र सिद्ध नहीं, तो उसका मैंने आपको भी डिफाइन बता ही दिया है। तो इन सब चीज का है। तो मंत्र, तो ज्योतिष जीवन में हमारी उस कार्य को करता है जैसे हम अपने किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे पास मैप होता है तो हमें रास्ते तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई ऐसी बाधा नहीं आती और हम विधिवत रूप से पहुंच जाते हैं। कहीं प्रॉब्लम होती है, सड़क एक जैसी नहीं मिलती, कहीं जाम है, कहीं खड्डे हैं, कहीं सड़क है, तो जीवन भी इसी प्रकार ऐसा नहीं चलता। जीवन भी आगे पीछे थोड़ा चलता रहता है। इसलिए कभी भी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर खराब समय चल रहा है तो संयम और धैर्य रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो आने वाला फिर समय होगा वो फिर, कई बार क्या करते हैं कि जब समय खराब चलता है तो हम अपने अंदर थोड़ी सी उत्तेजना ज्यादा पैदा करते हैं, हाथ पैर ज्यादा मारते हैं, और उस हाथ पैर को ज्यादा मारने की वजह से हम अपने कार्य में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो जब फिर वो हम इतना खराब कर चुके होते हैं कि जब अच्छा भी समय आता है तो वो अच्छा समय भी वो पुराने वाले करे हुए कृतज्ञ को ठीक करने में ज्यादा समय लग जाता है। जैसे आपका ये मान के चले कि किसी व्यक्ति का खराब समय आया है तो उसने बैंक से लोन लिया, उधार लिया या कमेटी वगैरह उठाई, जो भी आप जान पहचान से, रिश्तेदारों से, किसी से भी उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। तो अब वो देना तो है, जब समय अच्छा आएगा तो वो उसकी चुकती करने में ही काफी अच्छा समय, काफी समय तक निकल जाएगा। तो इसलिए जब थोड़ा सा समय खराब हो तो उसमें शांत बैठना चाहिए, संतोष से रहना चाहिए और अपनी कार्य कुशलता को निपुणता के साथ करते रहना चाहिए। ठीक है जी। ये अंजू राणा जी, अनुज राणा जी, ये तो इन्होंने मुझे पर्सनल भी किया था कुंडली में। तो 11 इनकी बच्ची की जन्म पत्री है ये। अनुज राणा जी चंडीगढ़ से है ना आप? तो आपसे तो एक बार चर्चा हुई थी। तो आपकी बिटिया की जो कुंडली है 11/5/2009, 11/5/2009 और 5:17:43 जन्म स्थान सहारनपुर। ठीक है। तो ये अश्विनी की कुंडली है। एक तो सबसे ज्यादा आपको ये परेशानी आ रही होगी कि इसके अंदर एनर्जी बहुत है, ये बैठती नहीं होगी टिक के, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पढ़ाई करने में थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट नहीं कर रही। लेकिन इसकी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि राणा जी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बच्चा हाईली एजुकेशन लेगा, ये बच्चा एक अच्छी जॉब भी प्राप्त करेगा और आपको इस बच्चे पर गर्व होगा। लेकिन अभी क्योंकि केतु में गुरु की दशा है तो गुरु इस कुंडली के अंदर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन हाई एनर्जी होने के कारण आपको थोड़ा सा ये थकती नहीं होगी। जब ये थकती नहीं होगी तो आपको ये डिस्टर्ब करेगी, फिर शरारत पैदा करेगी। तो इन शरारत की वजह से आप ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल भी इस बच्चे की तरफ से परेशान ना हो और इसको शनिवार को सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलवाइए इससे, जिससे इसके आने वाला समय इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके इष्ट देव भी शनि है। अब कई बार कुंडलियों में सवाल आता है कि हमारे इष्ट देव क्या कौन है। तो जब कुंडली सामने होगी तो उनमें जो जो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है। ज्योतिष बताने में तो आसान है, लेकिन जब बताने के लिए इसकी गणना करनी पड़ती है तो लगन है, राशि है, भाव है, नक्षत्र है। तो स्टडी पॉइंट से कोई बना डेटा दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए और शादी कब होगी। ठीक है। तो क्या होता है कि आदमी
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बीच में थोड़ा क्रस्ट हो गया दिमाग। तो आप राणा जी की तरफ से आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और एक इसके हाथ से शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएँ। हाँ, इष्ट देव की बात चल रही थी, तो अपने इष्ट की साधना से ये पता चल जाता है कि हम किस देवी-देवता की पूजा करें, जिसके कारण जो भी हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो, जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हो, जो ईश्वर के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हो, जो हमें ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो, वो हम किसके द्वारा लें। ऐसा ना हो कि हम गलत इष्ट देव चुन लें और जिसके कारण हम पूजा पाठ हमारी रेगुलर है और पूरा जीवन हो गया हमें पूजा करते हुए और उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। उसका कारण यही हो जाता है कि कई बार हम जो हमारी कुंडली है वो इंडिकेट कर रही है विष्णु भगवान को और हम पूजा कर रहे हैं शंकर भगवान को। तो अपोजिट प्लैनेट्स की भी अगर हम पूजा करते हैं तो वो हमने ग्रहों के हिसाब से इंडिकेट किया हुआ है प्लैनेट्स को। जो केतु के गणेश जी है, बुध की माँ भगवती है, शुक्र की माँ सरस्वती है और राहु की राहु देवता है, शनि के शनि है, बृहस्पति के ब्रह्मा जी हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए उनको अगर उनकी पूजा हम करें तो हमें उसका विशेष फल मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि किसी प्रकार की आप टेंशन लें। हाँ, इसमें एक ही समस्या है कि ये आपकी इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको पार्क में घुमा के लाएँ, इसको थोड़ा-सा दौड़ाएँ, तो इसकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम होगी और फिर ये सुकून से बैठ के पढ़ाई कर सकेगी। नहीं तो इसको क्या होगा, पढ़ने अगर ये बैठेगी तो ये थोड़ा-सा जंप करती रहेगी। तो अभी ये कुंडली एक आई है मेरे पास, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बनना गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, 3/5/1992। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में सभी अभी इन्होंने क्या हुआ, बर्थ प्लेस नहीं भेजा। बड़ा मन करता है कुंडली देखने का लेकिन कोई प्लेस नहीं भेजता, कोई कुछ नहीं भेजता। तो कई बार फिर वो क्या होता है कि सब कुछ समस्या आ जाती है। अभी कुंडली देखने का मन हुआ तो बताओ नहीं है प्लेस। तो अभी और भी कोई किसी का कोई ऐसा सवाल हो तो वो टाइप कर दे, नहीं तो इस प्रोग्राम को फिर अब यही समाप्त करते हैं और अगले रविवार फिर मिलेंगे 7 बजे। तो रविवार को 7 बजे जब हम पुनः मिलेंगे तो आप अपने अपने सवाल रेडी रखिएगा और जिस भी विषय पे आप बात करना चाहते हैं। अनुज राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी कुंडली हमने देखी स्टडी पॉइंट के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अगली बार आपके सवाल हो तो आप या तो 4-5 कुंडली आप पहले से भेज दें तो पॉइंट हो जाए, क्योंकि कई बार थोड़ा सा आगे पीछे होता है और मैं सभी के माध्यम से प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। और ये भी कोशिश है कि आप सभी को अगर प्रोग्राम पसंद आया तो ये जो मैं आपके पास लिंक भेजता हूँ या जो आपको एड पोस्टर आता है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मेरा तो अपना प्रयास है, मेरी अपनी मेहनत है। तो अगर इसका फल आपके नियर डियर जो भी मित्र है, रिश्तेदार है, आपके जानकार है, तो वो उनके लिए भी ठीक रहेगा। तो स्टडी पॉइंट सहारनपुर अब ये कुंडली अगली बार लेंगे, आप मुझे अगली बार इस कुंडली को दे देना, क्योंकि सभी को समय है, सभी को समय से जाना होता है। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा दें, जिससे क्या होगा कि जो भी कोई प्रोग्राम या कोई बीच में वीडियो क्लिप में डालता हूँ तो वो आपको प्राप्त हो जाए सीधे-सीधे, उसमें कोई देरी ना हो। क्योंकि अभी क्या होता है कि वो मैं आपको एक क्लिप भेजता हूँ, वो क्लिप करने से आपको जब आप उसे पढ़ते हो तो आपकी उतना समझ नहीं आती। तो कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर मैं उसको जो ऑडियो या जो भी है वीडियो में उसमें कन्वर्ट करके आपको अच्छे से भेज देता हूँ। तो पवन गौड़ जी, गुरु जी बच्चे की छठी यदि जन्म के समय ना हो पाए तो किस वर्ष में कर सकते हैं? अभी ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया चलते-चलते कि अगर बच्चे की छठी छठे वर्ष में ना हो पाए, तो जब अगर छठे वर्ष में ना हो पाए तो कम से कम जब वो 16 वर्ष का हो जाए या जिस भी वर्ष का जो न्यूमेरिकल रूट है, जैसे 15 है, जब 15वें वर्ष में हो जाए तो 5 और 1 6 है। और आप ऐसे ही मान के चले कि 24 है, तो 2 और 4 6 हो गए। तो जब भी छठा हो, लेकिन हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, उसी नक्षत्र में अगर उस बच्चे का जो मूलों की पूजा है, जो हवन है, वो उसी नक्षत्र में करानी चाहिए।
और इतना लंबे समय नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि बच्चे की अगर मूलों की पूजा समय से नहीं की जाती तो उसको क्या होगा कि उसके जीवन में जो प्रोग्रेस आती है वो प्रोग्रेस रुक जाती है, वो उतने अच्छे से फिर अपने जीवन को सफल नहीं कर पाता। अभी आपने तो 24 साल में मान लो किसी की हमने छठी की पूजा कराई, लेकिन 24 साल तक जो उसको गेन करना था, जो उसे प्राप्त करना था, जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसे ईश्वरीय शक्ति, जो नक्षत्रों के बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो ग्रहों के बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो भाव के नक्षत्रों के बेनिफिट मिलने चाहिए, वो उसे नहीं मिले। तो अब वो जो अब बाद में उसके बेनिफिट्स मिलते रहे सिर्फ इसलिए कि पूजा करा दी कि कोई प्रॉब्लम आई है, ये किसी ने आपको बता दिया कि मूलों में अब है तो उसको पूजा अब करा देनी चाहिए। लेकिन मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि अगर कोई मूलों वाला बच्चा हो तो जितनी जल्दी उसका मूलों का निवारण हो जाए वो उतना अच्छा है। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई हर्डल है तो उस हर्डल को जितना जल्दी से दूर कर लिया जाए उतना ही हमारे जीवन में अच्छा है। संजीव अग्र पंडित जी, मेरा प्रधान प्रश्न, मेरा प्रश्न 3 बार टाइप करने के बाद भी जवाब नहीं, क्या कारण है? संजीव अग्रवाल जी, कारण तो कुछ नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, मैं सच में ही माफी चाहूंगा। और अगली बार में आप मुझे व्हाट्सएप पे आप सवाल भेज दीजिएगा और मैं इसका जरूर आपको उत्तर दूंगा, या आप मुझे कांटेक्ट कर लें तो जिससे मैं आपके सवाल कर। मेरी आपसे कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, क्योंकि स्कोरल आगे पीछे भागता है और वो जो इसको कंट्रोल करते हैं वो जिसका भी रुक जाता है तो मैं उसी को कुंडली में डालता हूँ। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस बात के लिए नाराज ना हो और आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें मुझ पर। मैं भी आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी मतलब प्रोग्राम में आपका जरूर अगली बार मैं प्रोग्राम आपके उससे ही शुरू करूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अगर ये गुस्ताखी मुझसे हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना। तो अभी नेक्स्ट टाइम कब देखेंगे, तो मैं आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कि प्रत्येक रविवार को 7 बजे मैं लाइव आता हूँ और जो भी कुंडली 5 या 6 कुंडली में ले पाता हूँ उनके सही के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और अपने जो यार दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन सभी को इसको शेयर कर दें ताकि अगली बार थोड़ी सी और ज़्यादा चर्चाएं हो पाए और उनको भी उस चीज़ का सुख प्राप्त हो। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति मिलता था, दूसरा मिलता था, तो थोड़ा प्रेशर भी रहता था। अब तो क्या है कि एक व्यक्ति मिल रहा है, वो 10 को भी देख सकता है, 10,000 को भी देख सकता है, 10 लाख भी देख सकता है। सभी इसका आनंद मिले और आप भी एक अच्छे कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। और मेरी तरफ से इस अच्छे कार्य के लिए अभी से ही धन्यवाद। और पुनः अगले रविवार में 7 बजे फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, आप ही के सवालों के, आप ही के जवाब के साथ। और कोई भी अगर सवाल आपको ज्योतिष के अलावा भी मन में उत्पन्न होता हो तो वो भी आप मुझे गुवाहाटी बसंती को डेट ऑफ बर्थ है आसाम से, तो अगली बार में इनका भी क्वेश्चन में करेंगे। अब उन्होंने गुवाहाटी आसाम लिख दिया लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो संजीव अग्रवाल जी धन्यवाद, समझ गए कि आपकी नाराजगी दूर हो गई है और अगली बार हम इसे जल्दी से आपकी नाराजगी को दूर। उसमें पुनः सभी अपने YouTube के दर्शकों को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और कोरोना काल से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनसे जल्दी आप उभरे, अपने अपने बिजनेस, अपने अपने कार्य, अपने अपनी नौकरी, अपनी अपनी शिक्षाएं, अपनी अपनी तैयारी, अपने अपना घूमना, अपने अपने विवाह, जिसका भी जो कार्य कोरोना काल में बाधित हुआ है, मैं उन सब के लिए परमपिता परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें। और आपने मेरे इस प्रोग्राम में आकर ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त किया, आप सभी का भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।